नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है रमाइस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः बीपीएससी एडीओ की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे और उससे पहले आपके साथ मैं एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूं। हमारी बीपीएससी एडीओ की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन सेंटर पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाकर टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल में। अगर आप ऑफलाइन जाने में सक्षम नहीं हो तो ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है, आप आराम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप दीजिए। साथ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में बीपीएससी एडीओ की क्लासेस भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। तो आप चाहे तो क्लासेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। साथ में दोनों टेस्ट सीरीज और क्लासेस भी कंबाइंड रूप से उपलब्ध है। तो बीपीएससी एडीओ की तैयारी को एक नए आयाम के तौर पे आप लोग अभी से ही कीजिए, ताकि आप बहुत ही कम मेहनत में, ठीक है, कंपेयर टू बीपीएससी सिविल सर्विस की बात करेंगे तो उसके तुलना में बहुत ही कम मेहनत से आप एक अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन। बाइलिंगुअल प्रश्न आपके साथ साझा किया जाएगा, लेकिन मैं बात करूंगा हिंदी में ही। ठीक है, जहां पे आपको दिक्कतें होगी मैं प्रयास करूंगा उसे इंग्लिश में भी उसे अनुवाद कर दूं। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ये पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रखना, पहला ही स्टेटमेंट जो है सो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन ऑफ अर्थ होता है तो इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन से। ठीक है, क्या बताएंगे आप, ये कैसे उत्पन्न होता है, तो ये घूर्णन से उत्पन्न होता है, न कि परिक्रमण से। ठीक है, ये महासागरीय धाराओं की दिशा बदलने का एक कारण है। तो बिल्कुल महासागरीय धाराओं की दिशा बदलने का प्रमुख कारण इसको माना जाता है। ध्यान में आप रखना, ये पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ, तो ये दाहिनी ओर। ठीक है, ध्यान में रखना। और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ, तो बाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे सही है, बाकी पहला ऑप्शन गलत था। पहला ऑप्शन गलत होने का कारण क्या है, यहाँ पे परिक्रमण नहीं होगा, घूर्णन होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ होगा। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न आप देखिए। जैसे जैसे कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है वह क्या देखेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है देशांतरों की लंबाई में कमी को देखेगा, ऊंचाई में कमी को देखेगा, या फिर देशांतरों के बीच दूरी में कमी को देखेगा। बताना है असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसका पहला और दूसरा जो है आपका कथन की बात करेंगे गलत है। ठीक है, ध्यान में, देशांतरों की लंबाई में कमी ये आपका गलत है, और ऊंचाई में भी कमी की बात करेंगे ये भी आपका गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी सही कौन सा है, देशांतरों के बीच की दूरी में कमी, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी हम लोग जरा देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताना है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। कर्क रेखा में विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सुमेलित की बात हो रहा है तो इसमें से सारे ही जो आपको जो ऑप्शन दिए हुए सारे ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को शीत कटिबंध नहीं कहा जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र वास्तव में कौन सा कटिबंध होता है, तो ये आपका होता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, और जहां पे गर्मी बहुत पड़ती है, ध्यान में रखना, उष्ण कटिबंध में, जहां पे इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे, कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये भी आपका किस में आता है, तो ये भी आपका उष्ण कटिबंध में आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना, ये क्या होगा इसका, यहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका होगा कौन सा होगा, तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर होगा शीत कटिबंध होगा। ठीक है, कौन सा होगा, शीत कटिबंध। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये भी आपका गलत है, ये भी आप कर्क रेखा में विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ध्यान में रखना। नहीं, उष्ण कटिबंध इधर राइट आंसर। ठीक है, सही है।
चलिए, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सारा ही टॉपिक की बात करेंगे, सारे ही ऑप्शन जो इसमें दिए हुए तो गलत है, इसको आप सुधार लेना। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहते हैं, और ये आपका नमक भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। एक प्रश्न इसमें और भी पूछा जाता है, तो बताइए, अ, महासागर महासागर के 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, 35 ग्राम। ठीक है, 35 ग्राम प्रति 1000 लीटर। ठीक है, मतलब 1000 लीटर में अगर बात करेंगे तो 35 ग्राम महासागर में आपको नमक की मात्रा आपको देखने को मिलती है। यह भी आपको ध्यान में रखना, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो आप लोग जानते हैं, डेट्रॉयट नगर की बात करेंगे तो ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ये शिकागो में आता है, ध्यान में रखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है जिसका नाम क्या है? डेट्रॉइट। ये किस लिए जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, ठीक है, चिमांगडुंग हिमनद से हुआ है। इस यहां से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई, ठीक है, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। बताना है ये कौन सा नदी है? तो ध्यान में रखना, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न को बड़ा बना दिया गया है, हालांकि ये प्रश्न काफी, ठीक है, आसान है। ये आपको असम में क्या होती है? प्रवेश होती है, ध्यान में रखना। उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर इसकी आकृति कैसी हो जाती है? यू जैसी हो जाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, भूलेंगे नहीं। जब भारत में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ध्यान में रखना, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 आपके समक्ष ये रहा, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? तो लेटेराइट मीटा मृदा। ठीक है, काजू इसको कैसू भी कहते हैं। यहाँ पे लेटेराइट मृदा में इसकी फसल क्या होती है? बहुत अच्छी होती है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? पतन नहीं है, ध्यान में रखना, पतन होता है, मतलब पोर्ट, बंदरगाह, ध्यान में रखना। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर जो है कंडाला पतन। ये कांडला जो है सो कहाँ पे है बताइए? तो ध्यान में रखना, ये गुजरात का में है। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया गया है। इसका वर्तमान नाम जो है दीनदयाल जी के नाम के ऊपर में रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय पतन। ठीक है, पतन का मतलब बंदरगाह होता है पतन, ये पतन नहीं है, पतन होता है। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये किस प्रकार का पतन है? तो ध्यान में रखना है ज्वारीय। यह भी पूछा जाता है, ज्वारीय है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। भारत में प्रपास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण। तो भारत में प्रपास नहीं होगा, प्रवास होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से, धारणा, धाराओं नहीं, धारणा, धारणाओं में से, ठीक है, कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? ठीक है, मतलब मान्यता है। तो ग्रामीण से ग्रामीण, ये क्या होता है ना, ध्यान में रखना, स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर दूसरे गांव चली जाती है। इस तरह स्त्रियां का सबसे अधिक प्रवास की बात करेंगे, ग्रामीण से ग्रामीण धारा के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, जैसे ध्यान में रखना, सो ग्रामीण से ग्रामीण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी महिला का विवाह, किसी स्त्री का विवाह हुआ, तो जब स्त्री का जब विवाह होता है तो क्या होती है? अपने मायके से ससुराल चली जाती है। ठीक है, तो गांव से गांव के बीच में उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्त्री प्रवास। ठीक है, तो एक प्रकार की धारा है। ये धारा वो पानी वाला धारा नहीं, ठीक है, धारणा होता है, या फिर धाराएं भी आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेखित है? ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, तो ध्यान में रखना। तो इसका सही उत्तर क्या है? मास्की। ठीक है, मास्की की बात करेंगे। यहाँ पे अशोक का व्यक्तिगत नाम देवान प्रियदसी, ठीक है, ध्यान में रखना, जो कि देवताओं का प्रिय हो, वो आपको देखने को मिलता है। हालांकि उद्गोलम में भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना।
वहां पर भी अशोक का नाम, व्यक्तिगत नाम का उल्लेख वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। एक और भी एक मास्की है, उद्गलम है, एक और भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आगे तीन जो है शिलालेख है, वहां पर अशोक का नाम अशोक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे देखिए। 11वीं शताब्दी के राजा अनंगपाल द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनंगपाल द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे, जिसने वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उन्होंने दिल्ली का उसका वर्तमान नाम दिया और पुनः बसाया। वे तराइन के युद्ध से संबंधित थे। बताना है कौन सा उत्तर आपका सही है। तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसमें केवल एक कथन सही है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन की बात करें, उन्होंने दिल्ली को उसका वर्तमान नाम दिया और पुनः बसे है। ठीक है, वो तराइन के युद्ध से संबंधित नहीं थे। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता था, वो ध्यान रखना। अनंगपाल द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश से नहीं थे, ध्यान रखना। दिल्ली को बसाने के काम तोमरों ने किया है, तो ये तोमर वंश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और और ये अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल में आप देखोगे तो दिल्ली जो था बसना शुरू हुआ, जो कि अभी तक भारत की राजधानी बनी हुई है। लेकिन सबसे पहला प्रयास जो था उसी समय था, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न आया है हमारे सामने। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिख रहा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध की बात करेंगे तो क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। तो इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, बिल्कुल 1526 में पानीपत का, ठीक है, पहला युद्ध होता है। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ठीक है, और तीसरा पानीपत की युद्ध की बात करेंगे तो ये तो आपका सही है, मराठा सेना और आक्रमण अफगान सेना के बीच में लड़ा गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अहमद साहब अब्दाली कर रहे थे। ध्यान में रखना, जिसमें क्या होता है, तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो यहाँ मराठे पराजित होते हैं, और ये होता है आपका 1761 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं दूसरा पानीपत की युद्ध की बात करेंगे तो अकबर ने राजा हेमचंद विक्रमादित्य से मिली चुनौती को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे राजा हेमचंद की बात करेंगे तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये आखिरी थे, और इन्होंने अंतिम हिंदू राजा के रूप में दिल्ली पे शासन किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। अकबर से इनकी लड़ाई होती है और ये पराजित होते हैं। उसके बाद अकबर के द्वारा दिल्ली के सत्ता पे पूर्ण रूप से अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की बात करेंगे तो दुरानी साम्राज्य से संबंध रखते थे और 1761 में पानीपत के लड़ाई में सदाशिव भाव, जो कि मराठा सेना के नेतृत्व कर रहे थे, उनको पराजित करने में सफलता इनको मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी का 3 मतलब यही मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारण ब्रिटिश शासन के समय सिपाहियों के असंतोष के रूप में थे। भारतीय सिपाहियों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था तथा पदोन्नति और विशेषाधिकारों में उन्हें पीछे रखा जाता था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया गया। विदेश सेवा भत्ता नहीं दिया गया। कंपनी की सेना और छावनियों में सेवा की शर्तें सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से टकराने लगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन के समय सिपाहियों के असंतोष के रूप में था, तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर क्या है, शारा ही है। ध्यान में रखना, शारा ही उत्तर सही है, क्योंकि भारतीय सिपाहियों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था तथा पदोन्नति में विशेषाधिकारों में उन्हें पीछे रखा जाता। बिल्कुल ठीक है, भारतीय सैनिक जो थे कितना भी सीनियर क्यों ना हो जाए, कितना भी अच्छा कार्य कर क्यों ना करें, उनके सूबेदार के जो रैंक जो थे उनसे ऊपर उनको पदोन्नति नहीं मिलती थी। ठीक है, साथ में किस प्रकार का नस्लीय भेदभाव होता था, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। वो हाथों में जो कलावा पहनते थे उनको रोक दिया गया, और जो पगड़ी वगैरह जो था उनको लगाने पे भी पाबंदी लगा दी गई। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया गया, जैसे विदेश में जाके जब इनको, जब जैसे किसी भारतीय सेना अगर विदेशों में जाती थी तो अलग से उनको सेवा भत्ता दिया जाता था। ठीक है, वो रोक दिया गया, मतलब आप केवल सैलरी पे उनको काम करना पड़ेगा, तो भारत में ही रह के क्यों ना काम करे, जो विदेशों में जाके काम करे। तो इसको लेकर भी असंतोष थी। कंपनी की सेना और छावनियों में सेवा की शर्तें सिपाहियों की धार्मिक मान्यता और परंपराओं से टकराने लगी। जैसे कि आप देखोगे 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो नया राइफल जो आया था, एनफील्ड राइफल जो आई थी ब्राउन बैस की जगह पे, तो उसमें आप देखोगे जो चर्बी वाला जो घटना जो थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं से उनकी धार्मिक मान्यताएं जो थी उससे प्रभावित हो रही थी। तो ये सारे कारण जो है सही है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न था।
चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सिद्धांत हरप, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड डलहौजी इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी उत्तर नहीं, किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है। अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, तो ध्यान में रखना, अवध का विलय की बात करेंगे तो कुप्रशासन के यह भी ठीक है। झांसी सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला पहला राज्य था, तो ये आपका गलत है। तो अवध का विलय जो किया गया था कुप्रशासन मिस गवर्नमेंट के आधार पर किया गया था, ये तो ठीक है। तो मतलब एक आ दो सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही है, तो केवल दो कथन सही है, ठीक है। मतलब पहला सही है, लॉर्ड डलहौजी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, तो ये भी ठीक है। अवध का विलय 1856 में किया गया था, वहां पे इनको कुप्रशासन का आरोप लगा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1848 से 1856 तक था, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 1856 में अवध का विलय होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो प्रमुख गवर्नर जनरल है फिर वायसराय है, उनका शासनकाल भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें से कुछ प्रमुख विलय के बारे में बात कर लेते हैं। सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 में हुआ था, पूछते हैं ये, ठीक है, सबसे पहला था। झांसी या नागपुर की बात करेंगे 54 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटाकर अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवात से उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान में रखना, इनमें से कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो सकती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। इसका जो सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहली बात करेंगे तो गर्म एवं आर्द्र वायु की बड़ी और निरंतर आकृति, प्रबल कोरियोलिस बल्ब, प्रबल ऊर्ध्वाधर पवन मतलब स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड, या फिर क्षोभ मंडल में अस्थिर स्थिति। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1, 2 एंड 4, ठीक है, ध्यान में रखना। क्या इसका सही उत्तर है? 1, 2 एंड 4, मतलब ये 3 वाला जो है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड गलत है। बाकी गर्म और आर्द्र वायु की बड़ी और निरंतर आकृति, ठीक है, ये सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए, प्रबल कोरियोलिस बल्ब जिसके बारे में हम लोग पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, ये भी ठीक है। क्षोभ मंडल में अस्थिर स्थिति, ये भी ठीक है। इन तीनों परिस्थितियों की वजह से क्या हो सकता है, तो ध्यान में रखना, तो आपकी चक्रवात आ सकती है, ठीक है, ध्यान में रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बीएस बाकनकर, ठीक है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में आप जाओगे तो वहां पे एक जिला है रायसेन जिले, वहां पे भीमबेटका में आप देखोगे तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण आपको देखने को मिलता है। इसकी खोज की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ये कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। और बीएस बाकनकर ने की थी। हाँ, यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है, ध्यान में रखना, ठीक है। बताइए एचडी संकालिया का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान में रखना, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा, मुख्यतः देवी देवताओं की पूजा नहीं होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा, ध्यान में रखना। ये जो हिनयान वाले जो थे, इन्होंने नो चेंजर चीजों को अपनाया, मतलब बौद्ध धर्म में जो मूलतः जो चीजें जो थी भगवान बुद्ध के समय जो थी उनका इन्होंने पालन किया। मतलब मुख्यतः बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो चीजों का परंपरा भगवान बुद्ध लेकर आए थे उन्हीं को पालन किया। इन्होंने भगवान बुद्ध को एक महान व्यक्ति के रूप में, ठीक है, पूजा, महान व्यक्ति के रूप में माना, नहीं कि देवता के रूप में माना। जबकि महायान वालों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी, इन्होंने भगवान बुद्ध को एक देवता बनाने का भी कार्य किया। तो मुख्यतः मूर्ति पूजा जो था से दोनों के बीच में मुख्य अंतर हुआ करती थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक किसके दरबार में रहता था? ध्यान में रखना, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो ये आपको ध्यान रखना, बिंबिसार, बिंबिसार के
दरबार में प्रसिद्ध वैद्य जीवक रहते थे। और जीवक को ही मतलब गौतम बुद्ध जब बीमार थे तो उनको सेवा में मतलब भेजा गया था, ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बाद में आप ध्यान में रखना से जीवक जो था गौतम बुद्ध की सेवा में भी गया था। और एक बिंबिसार का मित्र हुआ था चंद्र आई थिंक, जो कि पीलिया रोग से पीड़ित था, तो उससे भी भेजा गया, जीवक को इनके पास भी भेजा गया था। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, मेरे हिसाब से चंद्र ही होगा, ठीक है। तो चंद्र की भी सेवा में भेजा गया था, और भगवान बुद्ध की सेवा में भी जीवक को भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ, ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, ध्यान में रखना। और बहुत ही ठीक है, हाँ बिल्कुल मैंने सही बताया, ये अवंती का राजा था। मैं वही कंफ्यूज कर रहा था, अभी मुझे याद आ गया। ठीक है, ये अवंती का राजा था चंद्र। और ये पीलिया रोग, पीलिया जो होता था जोंडिस को बोलते थे, उससे ये पीड़ित था, तो इसको भेजा गया था, जीवक को इनके सेवा में भेजा गया था। और भगवान बुद्ध के सेवा में भी जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो ध्यान में रखना अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट की बात करेंगे, ध्यान में रखना। तो ये राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। और इनके जो पिता जो थे, ध्यान में रखना, राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए अब आगे चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसका सही उत्तर क्या है, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। ये बीजापुर के शासक थे इब्राहिम आदिल शाह, और ये महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक भी हुआ करते थे। और इनकी जो प्रजा जो थी, इनको जगत गुरु कह के मतलब संबोधित करती थी। ये गरीबों की सहायता करते थे, इसलिए अल्लाह बाबा या फिर निर्धनों का मित्र भी इनको कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, हुमायूं। हुमायूं की बात करेंगे, ठीक है, मुगल वंश का ये दूसरा शासक था। और यहाँ पे ध्यान में रखना फिर से मतलब स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन जो था इसी के समय शुरू हुआ था। हुमायूं की बात करेंगे तो थोड़ा ये अंधविश्वासी था, इसीलिए आप देखोगे सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग का कपड़ा भी ये पहना करता था, ठीक है। मतलब ये जो था तांत्रिक, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, अ, क्या बोलते उसको, मतलब थोड़ा सा अंधविश्वासी टाइप का व्यक्ति था। और ये पत्रा वगैरह इस सब में ज्यादा विश्वास करता था, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। और ये सप्ताह के 7 रंगों का कपड़ा भी पहना करता था। हुमायूं की बात करेंगे तो ये 2 टर्म में भी शासक रहा। सबसे पहले आप देखोगे 1539-40 में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद भारत छोड़ के चला जाता है। अब फिर से ये लगभग आप देखोगे तो 55-56 में आता है, 2 लड़ाई ये फिर से लड़ता है, एक मच्छीवाड़ा और एक सरहिंद की लड़ाई, दोनों में इसको विजयी विजयी होता है। उसके बाद भारत की सत्ता फिर से इसके हाथों में आती है। लेकिन 1556 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, मतलब 55 में आया और 56 तक रहा, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर से मुगल साम्राज्य की सत्ता जो होती है 1556 में अकबर के हाथों में आती है, ठीक है। तो अकबर की बात करेंगे, 1542 में जन्म हुआ था। अब 1556 में जब ये शासक बना था, इसकी उम्र 14 साल से भी कम थी। ये कथन किसका है, अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभित मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, तो ये जो विलियम फिंच ने कहा था, ठीक है, अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो इसका सही उत्तर क्या है, विलियम फिंच। आप इलाहाबाद जाओगे तो संगम के किनारे अकबर का वहां पे किला भी आपको देखने को मिलेगा। तो अकबर का किला आपको लाहौर में भी है, अकबर का किला आपको इलाहाबाद में भी है। अकबर के द्वारा बनाया गया रेड फोर्ट जो है, ध्यान में रखना, आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको आगरा में भी मिलेगा, ठीक है। जबकि दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो आप कंफ्यूज ना हुए। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ध्यान में रखना। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें सही उत्तर की बात करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पे तो यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर हो सकते, जनरल शब्द नहीं लगा था, तो ये गलत हो गया। अब विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को, गवर्नर जनरल नहीं। गवर्नर जनरल शब्द जो था रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। और 1774 से आप ध्यान में रखोगे इस शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ। उस समय जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया
वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, न कि मतलब क्लाइव को। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल शब्द लगा के प्रश्न को गलत, सॉरी, ऑप्शन को गलत कर दिया। बाकी विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल ठीक है। और ये जो था 1833 में इनको बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या की बात करेंगे, हम लोग आ गए हैं 25 नंबर प्रश्न संख्या। देखें, बड़ा सुंदर प्रश्न है। ठीक है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्वक दृष्टि से नहीं देखता है। मतलब किसे मित्रता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, बताना है इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है W.H. रसेल। ठीक है, 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स पत्रकार में W.H. रसेल ने लिखा था, उत्तर भारत में गोरे आदमी के गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, मतलब बहुत अधिक क्या थी, तो ध्यान में रखना, बहुत अधिक ब्रिटिश के प्रति बहुत अधिक लोगों का असंतोष था। कारण क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, सही उत्तर क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल। होता क्या है, काकोरी षड्यंत्र की बात करेंगे, 1925 में हुई थी। क्रांतिकारियों ने एक प्लान किया, से ब्रिटिश सरकार के संपत्ति, ब्रिटिश संपत्ति को लूटा जाए, और इसी में मतलब एक ट्रेन को लूटा गया, ध्यान में रखना। और जो ये काकोरी की घटना जो थी, ध्यान में रखना, ये काकोरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इसका काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम दे दिया गया है। इसमें जो प्रमुख व्यक्ति जो शामिल थे, प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी जो शामिल थे, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लहरी थे, और ठाकुर रोशन सिंह थे। इन सबको मतलब फांसी दे दिया गया। ठीक है, भागने में कौन सफल रहा है, तो भागने में सफल रहे थे चंद्रशेखर आजाद, नहीं पकड़े गए थे। बाकी ये लोग कुछ दिन के बाद पकड़े जाते हैं, इनको फांसी दे दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। काकोरी षड्यंत्र कांड में ध्यान में रखना, भगत सिंह की सम्मिलिति नहीं थी, ये भी आपको ध्यान में रखना, भगत सिंह इसमें नहीं थे। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह का नाम आता है, काकोरी में नहीं। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है, तो बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन टोटली करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे जब अकाल पड़ गया, फिर भी जो भू राजस्व की जो उगाही जो थी कंटिन्यूअसली की जा रही थी। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई थी, इसलिए गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह की शुरुआत की। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और खेरा जो था, ध्यान में रखना, गुजरात में पड़ता है। और ये सत्याग्रह चंपारण के ठीक बाद 1918 में हुआ था, ये भी आप नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। बड़ा सुंदर प्रश्न, तो ध्यान में रखना, बहुत सारे लोगों ने उस समय वकालत छोड़ी थी, जिनमें से प्रमुख नाम एक चित्तरंजन दास जी का भी है। बाकी अगर बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू जी ने भी वकालत छोड़ दी थी, राजेंद्र प्रसाद जी भी ने वकालत छोड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, बल्लभ भाई पटेल, दोनों भाई थे, इन्होंने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। बताना है इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है मौलाना हशरत मोहानी। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इन्होंने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या फिर पूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब एक प्रश्न और भी पूछता है, ये आपका 1921 का जो अधिवेशन जो हुआ था, जिसको अहमदाबाद अधिवेशन के नाम से, अहमदाबाद अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, इसमें जो अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, कौन थे, तो सी आर दास थे, सी आर दास। लेकिन उस समय ये जेल में थे। ठीक है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हकीम अजमल खान ने। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो हकीम अजमल खान। तो ये भूलना मत, से अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना, हकीम अजमल खान ने की थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए चुना किसको गया था, तो सिया दास जी को चुना गया था, लेकिन डेट टाइम वो जेल में थे। तो उसके बाद अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान जी के आई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, भूलना बिल्कुल नहीं। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं, हकीम अजमल खान के जन्म दिवस के रूप में, आप बताइए अगर आपको जानकारी है तो।
नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ठीक है, ध्यान में रखना। तो समर्थन किया था। तो 3 जून 1947 की विभाजन योजना, जिसको माउंटबेटन प्लान या फिर डिकी बड़ी योजना के नाम से भी जानते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन कर दिया। ठीक है, तो 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं इनको, या फिर इनको क्या बोलते हैं, डिकी बड़ी योजना के नाम से जानते हैं, फिर माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं, फिर भारत विभाजन की योजना के नाम से जानते हैं। 3 जून 1947 की थी। इसको कांग्रेस की तरफ से 14 जून 1947 को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इसका समर्थन जो था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कर दिया था। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भारतीय संविधान से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। तो फेडरल स्कीम की बात करेंगे, मतलब फेडरल, फेडरल का नाम क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था। कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान में रखना। तो ये शक्ति का विभाजन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, तो ये कहाँ से लिया गया बताइए? तो ये आपको लिया गया है यूएसए से लिया गया है, जो कि ऑप्शन में है, बिल्कुल है। फिर समान सूची की बात करेंगे, ठीक है। समान सूची में कंकरेंट लिस्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया तो बताइए, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ये प्रेरित है। और राज्यसभा सदस्यों की नामांकन की प्रणाली की बात करेंगे तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ऑप्शन क्या होगा आप खुद से मिला लेना। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। संविधान द्वारा विदेशियों के प्रदत्त मूल अधिकार कौन से है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं कुछ 15, 16, 19, 29, 30, ये विदेशियों को नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। बाकी सारे के सारे मूल अधिकार सबको, तो ये तो गलत हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो 19 इसमें भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ये अधिकार जो है से संपूर्ण विदेशी को भी ये आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, वे अधिकार, वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 इज द राइट आंसर। किस सदन के सदस्यों के किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, बात सिंपल सी है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। तो केवल लोकसभा होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं से हमारे यहाँ क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है, तो जिसमें हमारी जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र तब देना पड़ेगा जब लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ठीक है। इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक कथन आप ध्यान में रखना, अनुच्छेद 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 की बात करेंगे तो आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। अर्थात मंत्री परिषद तभी तक, जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त होगा, वो कार्य कर सकेगी, ठीक है। लोकसभा मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जा सकता है। कम से कम 50 सदस्य जो होंगे इसके लिए तैयार होंगे तब। न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ध्यान रखना, निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कितने होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, कम से कम कितनी, कितने जजों की बेंच होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? 5, ठीक है। मतलब न्यूनतम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनेगी वो कम से कम 5 जजों की होगी। अभी तक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो अभी तक बनी है 13 जजों की बेंच बनी है, तो केशवानंद भारती, ठीक है, वाले मामलों में बनी थी। और ये कब बनी थी? तो ध्यान रखना 1973 में बनी थी। वैसे 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना। समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस को बीच में रोकने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है? बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो इसका क्या है? स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। बाकी गिलोटिन भी आता है, कंगारू भी होता है, कंपार्टमेंटस भी आता है, ठीक है। ध्यान रखना, सब में क्लोजर लगा हुआ है। बाकी स्थगन समापन जो है इनमें नहीं है, ठीक है। क्लोजर मोशन इसमें नहीं आता है, ध्यान में रखना। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है? ठीक है, संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों
कि शक्तियों का विशेषाधिकार का उल्लेख है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद ये चर्चा में रहता है आर्टिकल, ठीक है, 105। इसमें संसद सदस्यों के विशेषाधिकार आपको दिए गए हैं, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 भी जरा हम लोग देखते हैं क्या है, चलिए इस पे भी जरा चर्चा कर ही लिया जाए। बताना है नीचे दिए गए युग्म में से कौन से सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। कर्क रेखा विषुवत रेखा वृत्त के बीच का शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। तो ध्यान रखना ये आपका क्या है, तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सारे ही गलत दिए हुए थे ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका उष्ण होगा, ठीक है, ये भी आपका उष्ण होगा, और इस क्षेत्र में ठंडा होता है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, फ्रीज जोन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। तो सारे ही कथन गलत था। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, तो बताइए कौन सा सही है। तो ध्यान रखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका सही उत्तर है, जिसके प्रवर्तक जो थे एडम स्मिथ थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना। चलिए क्वालिटी का क्वेश्चन फिर से आया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा निभाई जाती है। राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने और स्थगित समापन करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, ध्यान में रखना। तो ये आपका सही है। संबंधित जोनल काउंसिल में एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करना, वाइस चेयरमैन के रूप में। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, ठीक है। तो ये सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। मुख्यतः ये मुख्यमंत्री के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। ये सारी चर्चा की बात करेंगे किसमें है, तो ये राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने मतलब स्थगित समापन करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, ये आपका 174 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे जोनल काउंसिल जो होता है 1956 में बना था, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो होते हैं 1 साल के लिए वाइस चेयरमैन के रूप में काम करते, ये भी आपका ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आगे के प्रश्नों की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 40। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के स्पष्ट रूप से मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है, तो देखिए ये तो गलत है, मार्शल लॉ शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को अधिकार देता है कि घोषित क्षेत्रों में मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों की व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति प्रदान कर सके, बिल्कुल ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में आधिकारिक रूप से कई बार मार्शल लॉ लागू किए गए, ठीक है। देखिए संपूर्ण भारत में तो मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है, ध्यान में रखिए, विभिन्न क्षेत्रों में किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में लागू हुआ है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। बाकी आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का उल्लेख है, लेकिन मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है, अच्छे से डिफाइन किया गया, तो वो चीजें आपको नहीं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान में मार्शल लॉ शब्द का संविधान में स्पष्ट परिभाषा का आधार नहीं है। हालांकि आर्टिकल 34 क्या कहता था, आर्टिकल 34 संसद को अधिकार देता है कि घोषित क्षेत्रों में मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों के लिए व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति प्रदान किया जा सके। और संपूर्ण भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में कभी भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है, सैनिक शासन लागू नहीं हुआ है, ध्यान में रखना। हाँ कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में लागू हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और इस दौरान फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, उधार मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग, पीएसएल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न है, इसका जरा उत्तर बताइए क्या होगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मुख्यतः, जो कि 50 तक होंगे। सभी भारतीय बैंकों का अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्र उधार का लक्ष्य पालन करना। भारतीय और विदेशी बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% हर वर्ष प्राथमिक क्षेत्र में देना आवश्यक है। बताना सही उत्तर क्या है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर जो है आपका केवल एक सही है, इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएच का सदस्य देश, निम्नलिखित देशों में से कौन डब्ल्यूएच का सदस्य देश नहीं है। तो ध्यान रखना इसका डब्ल्यूएचओ का सदस्य देश की बात करेंगे कौन नहीं है, तो अपना यूएसए बाहर हो गया था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यूएसए तो नहीं है, लिंकेस्टीन लिंकेस्टीन स्विट्जरलैंड ईरान उत्तर कोरिया, एक तो आपका यूएसए नहीं है, दूसरा कौन सा नहीं है बताइए।
इसमें थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्वेश्चन। WHO में आई थिंक यूएसए ने सदस्यता अपनी वापस ले ली थी। एक बार आप इसको देख लेना, मुझे क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है। एक आपका लिंकस्टीन हो सकता है, इसमें दो आंसर सही ले रहा है। एक आई थिंक WHO ने, ठीक है, इसमें वापस ले लिया था, ठीक है। WHO में से अपना यूएसए वापस ले लिया था। थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ क्योंकि करंट का क्वेश्चन था। लिंकस्टीन भी आपका नहीं होगा, ये एक छोटा सा देश है और यूरोपियन कंट्री है, तो इसका दो सही लग रहा है। बाकी WHO के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। दिन की बात करेंगे तो 7 अप्रैल था, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के तौर पे भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 193 के आसपास आपको यहाँ पे देश आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें जितने यूएनए के जो भी राष्ट्र हैं ना, उन्होंने सबने इसमें सदस्यता ले रखी है, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में वापस ले लिया, और एक लिंकस्टीन भी नहीं है, ठीक है। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का होगा, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स को मापने के लिए किन किन कारक सुरक्षा को सम्मिलित किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खुशहाली, हैप्पीनेस, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, प्रस्तुति पदचिन्ह और परिणामों की असमानता, ठीक है। सारे ही चीजों को इसको मापा जाता है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे थोड़ा हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा था, 44। चलिए हम थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं, इसका ऊपर ही होगा आई थिंक इसका इंग्लिश, ठीक है। वेलबींग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इलॉजिकल फुटप्रिंट और साथ में इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये सारे ही चीज इसके सही है, इसको आपको ध्यान में रखना। भारत द्वारा 1990-91 में उदारीकरण को अपनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में भारत ने इसको अपनाया था। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से बंद ही अर्थव्यवस्था था। लेकिन बाद में आईएमएफ जो था, उसका कहना था कि भाई साहब, अपने अर्थव्यवस्था को अगर आपको बचाना है तो अपने बाजारों को खोलिए। 1990-91 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, या उस सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, किनको बनाया गया? मनमोहन सिंह जी को बनाया गया। अब भारत ने एलपीजी को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ में ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खुल गई। अब स्फीतिकारी और मुद्रा स्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है, अविस्फीति अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये आपका सही नहीं है। बाकी सारे ही कथन की बात करेंगे। अविस्फीतिकारी अंतराल कम मांग के आधार को दर्शाता है, ये ठीक है। मुद्रा स्फीतिकारी अंतराल अधिक मांग के आकार को दर्शाता है, ये भी ठीक है। और निवेश मांग में कमी के कारण अविस्फीतिकारी अंतराल होता है, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। वह परिस्थिति जब विस्तारवादी राजकोषीय नीति के कारण ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है, तदनुरूप निजी व्यय और निवेश में पतन होता है, कहलाती क्या है? तो क्या कहलाती है? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है? क्राउडिंग आउट कहलाती है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान संतुलन का चालू खाता वस्तु और सेवाओं के शुद्ध निर्यात के कारण उत्पन्न राष्ट्र की शुद्ध आय को दिखाता है। भुगतान संतुलन का पूंजी खाता शेष विश्व के संबंध में देश में परिसंपत्तियों के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को दिखाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए, क्या सही है? मैं समझ रहा हूँ इकोनॉमिक्स थोड़ा कठिन होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोनों ही कथन जो है आपका सही है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार, बॉन्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको बीटीआई कहते हैं, भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच में बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है यूरोपीय संघ, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र उधार, प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग क्या है? सभी भारतीय बैंकों का अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्र उधार पीएसएल का लक्ष्य पालन करना। भारतीय और विदेशी बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% हर वर्ष प्राथमिक क्षेत्र में देना आवश्यक है। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या है? केवल एक, मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो सभी भारतीय बैंकों का अनिवार्य प्राथमिक क्षेत्र का उधार का लक्ष्य का पालन करना होता है। चलिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ गया। बिहार को अलग प्रांत के रूप में कब बनाया गया था?
तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर क्या है। तो बिहार को अलग प्रांत के रूप में 1912 में बनाया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के रूप में एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत एक समय डच फैक्ट्री था। गुलजार बाग में स्थित वर्तमान सरकारी मुद्रणालय मतलब सरकारी जो प्रिंटिंग प्रेस है, पहले किसकी फैक्ट्री थी। तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर क्या है। इंग्लिश फैक्ट्री थी। ठीक है। इंग्लिश फैक्ट्री दो बार स्थापित हुई थी। पहला बार में तो असफल हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा बार 1651 में स्थापित हुई थी और उसके बाद ये अच्छे से चल रही थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कब? तो 1651 में। चलिए, 1632 में कौन सी फैक्ट्री स्थापित हुई थी? डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1632 में, जो कि भारत में सॉरी बिहार में औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा स्थापित पहली कंपनी थी, व्यापारी कंपनी। किस वर्ष भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? ठीक है। तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर क्या है। तो इसकी सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी भागलपुर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। बहुत जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की जा रही थी, इसको हम लोग समानांतर सरकार कहते हैं। और ये आपको 1942 में भागलपुर में भी स्थापित की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना। बंगाल में किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो ध्यान में रखना, मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां पे कर ली थी? तो यहाँ पे बिहार के मुंगेर में कर ली थी। यहाँ पे बंदूक बंदूक की फैक्ट्री भी इन्होंने स्थापित की थी। 1757-58 के बीच बिहार के क्षेत्र में मीर जाफर और अंग्रेजों के विरोध की शुरुआत किसने की? बड़ा सुंदर प्रश्न है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान में रखना, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो बिहार के पहले, ध्यान में रखना, तो 1757-58 के बिहार क्षेत्र में मीर जाफर और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की शुरुआत कई स्थानीय नेताओं ने की थी। इनमें पहलवान सिंह, कमगर खान और सुंदर सिंह जो थे प्रमुख थे। तो सारे ही इनमें सही है। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ने अंग्रेजों की नीति और मीर जाफर के शासन का विरोध इन्होंने किया था, संगठित रूप से प्रतिरोध किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से बिहार के पहले नायब नजीम कौन थे? बड़ा सुंदर प्रश्न। तो ध्यान में रखना, राजा राम नारायण। ध्यान में रखना। तो इन बिहार के पहले नाजिम थे, नायब नाजिम थे। ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कंपनी ने धीरज नारायण को हटाकर किस वर्ष सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया? तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है। 1767 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अली गौहर ने पटना की घेराबंदी कब की? ठीक है। तो अली गौहर की बात करेंगे तो पटना की घेराबंदी कब की? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है। 1745 में, 1760 में, 1780 में। ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी ना भूले। अली गौहर की बात करेंगे, एक और भी नाम था, बताइए कौन सा सही नाम था। ठीक है। तो अली गौहर की सबसे एक और भी नाम था, जिसका नाम था शाह आलम सेकेंड। ठीक है। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1760 में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इतना, ये साप्ताहिक समाचार पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ पे डाउटफुल पटना समाचार पत्र, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है। द बिहार हेराल्ड होना चाहिए, ध्यान में रखना। इसमें ऑप्शन एक्चुअली में गलत लिया है। इसका प्रकाशन करने का श्रेय जाता है गुरु प्रसाद सिंह जी को। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद करना। गुरु प्रसाद सेन जी को जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1875 में हुई थी। ठीक है। और हिंदी समाचार पत्र जो था, ये साप्ताहिक का, ध्यान रखना। हिंदी समाचार पत्र का बताइए, उसका प्रकाशन कब हुआ था। द सर्च लाइट की बात करेंगे, पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। अगर साप्ताहिक कब से पूछेगा तो बिहार हेराल्ड। अगर दैनिक अगर पूछेगा इंग्लिश में तो ध्यान रखना द सर्च लाइट था। ठीक है, जिसकी प्रकाशन 81 में शुरू हुई थी। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखना, मौलाना सज्जाद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखना। वैसे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं का इसका श्रेय जाता है, लेकिन गया में अगर पूछेगा तो ध्यान रखना मौलाना सज्जाद ने किया था। शुरुआत क्यों हुई थी? तो भाई 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों द्वारा तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य पर थोपी गई बहुत सारी शर्तें जो थी, इसी को लेकर ऑटोमन साम्राज्य की बात करेंगे। तुर्की में जो खलीफा होते थे उन्हीं के समर्थन में ये शुरुआत हुआ था। हालांकि 1924 में क्या होता है, खिलाफत को समाप्त कर दिया जाता है, और इसी के साथ ही आप देखोगे तो खिलाफत आंदोलन भी बहुत जगहों पर चल रही थी, वो भी आपका साथ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुर्की में एक प्रमुख
नेता का उदय होता है जिनका नाम था मुस्तफा कलाम पाशा, उन्हीं के द्वारा खिलाफत को समाप्त कर दिया जाता है और इसी के साथ सभी जगहों पे समाप्त हो जाता है। ये खिलाफत आंदोलन केवल भारत में नहीं चला था, विभिन्न देशों में जहां पे इस्लाम के समर्थक थे, उनको मानने वाले लोग थे, सभी ने मतलब तुर्की के शासक और ऑटोमन एम्पायर के समर्थन में चलाया था। टेट्रा इलिथ लेड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है पेट्रोल योजक के रूप में। ठीक है, तो टेट्रा एलिथ लेड जिसको PbC2 क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पीबी। ठीक है, C2H5 और ये 4 होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से क्यों करते हैं? तो ध्यान रखना पेट्रोल योजक के रूप में करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ऑक्टेन रेटिंग देने में इसका काम आता है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बाइल पीत का स्राव निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना लीवर के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल भी आप ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सी स्वाद निम्नलिखित में से कौन से स्वाद जीभ के स्वाद नहीं है? ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न कब पूछा गया था? तो आप ध्यान में रखना, यह आपका 69वीं बीपीएससी के एग्जाम में यह आपका पूछा गया था आई थिंक। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? स्वाद जीभ के स्वाद नहीं है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 और 7। ठीक है, मसालेदार नहीं है और तीखी नहीं है। ठीक है, बाकी मीठा, कड़वा, नमकीन, ठीक है, उमामी और साथ में खट्टा, सही है। बाकी मसालेदार और तीखा की बात करेंगे, ये आपका जीभ का स्वाद नहीं है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। यह बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे जरा हम लोग अपना ध्यान आकर्षित करें। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में खुलता है? बड़ा सुंदर प्रश्न, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है? आमाशय। ठीक है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन है। ठीक है, तो दूसरा नियम की बात करेंगे, न्यूटन का क्या कहता है? तो भाई साहब दूसरा नियम जो है, ठीक है, कहता है से ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, सॉरी मिस्टेक, तो तीसरा है। ठीक है, बलों के प्रभावों को समझने में सहायक होता है न्यूटन का दूसरा नियम। ध्यान रखना न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, यह नियम बताता है कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए शकल वर्ग के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए मतलब F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू मास इंटू एक्सीलेटर होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू, ये आपको पता है, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। जहां पे एम क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान होता है। ए क्या होता है? एक्सीलेटर होता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है। एफ का मतलब फोर्स। ठीक है, किसी वस्तु का वर्ताकार पथ सर्कुलर पाथ में गति करना किसका उदाहरण है? ध्यान में रखना, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर समान गति परिवर्ती वेग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता है? ठीक है, मतलब सेल थ्योरी में कौन सा जीव फिट नहीं होता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखना वायरस जो है इसमें फिट नहीं होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि कहते हैं सभी जीव जो होते हैं एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। हालांकि बैक्टीरिया के साथ क्या है? तो बैक्टीरिया की बात करें एक कोशीय जीव होता है, क्योंकि एक से अधिक कोशिका तो इसमें है नहीं, इसलिए कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता है। रेगिस्तानी रेत पर ऊंट आसानी से क्यों चलते हैं? सिंपल प्रश्न है, बता दोगे आप लोग बहुत आसानी से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो रेत पर दबाव कम हो जाता है, क्योंकि संपर्क में आने वाली सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो उनका जो पैर का जो इस प्रकार से बनावट होता है, क्योंकि उनका पैर जो होता है बोर्ड होता है, फ्लैट होते हैं। ठीक है, पैर पैर जो होते हैं चौड़े और सपाट होते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से ढीली रेत पे चलते समय उसके पैर डूबते नहीं है, जबकि संकीर्ण पैरों वाले जानवर या इंसान का पैर आसानी से वहां पे क्या होता है? धंस जाता है। ठीक है, तो उनका बनावट ही वैसा है। निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करना है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। एक पास्कल में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। बताना है कौन सा उत्तर आपका सही है, तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर की बात करेंगे केवल एक है। ठीक है, मतलब पास्कल दाब का एसआई मात्रक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पास्कल में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो ध्यान रखना सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन कठिन क्यों है? तो सिंपल प्रश्न है, बर्फ में, ठीक है, ध्यान रखना सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पिछलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि घर्षण जब तक नहीं बनेगा तब तक आप चल नहीं सकते हो सही से। ठीक है, तो घर्षण की वजह से आप चल सकते हो। फिर गाड़ियां वगैरह जो होती है घर्षण की वजह से चलते हैं, कि घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है?
तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो वायु शक्ति ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में होता है, तो यही होता है गतिज ऊर्जा। ध्यान रखना, इसी एनर्जी की वजह से क्या होता है, पवन चक्की भी चलता है, क्योंकि पवन चक्की क्या है, तो वायु ऊर्जा, वायु शक्ति है ना, और उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा की वजह से ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलेंगे, 72 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, और कारण दिया है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। कूट जो यहाँ पे दिया हुआ है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ए तो सही है, लेकिन आर जो है आपका गलत है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, और ऊंचाई के साथ अवमंडलीय दाब बढ़ जाता है, बिल्कुल। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। यह प्रश्न भी हाल फिलहाल में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, किसमें पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल में 71वीं बीपीएससी जो हुआ था, तो वहां पे यह प्रश्न आपको देखने को मिला है, ठीक है। पक्ष पक्षभावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टेलियल लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण उत्पन्न नेत्र दोष क्या कहलाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है जरा दृष्टि दोष कहते हैं, बिल्कुल भी आप ना भूलेंगे। अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय की है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है जल योजन। जल योजन का मतलब हाइड्रेशन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिजों के साथ साथ जल के अणु भी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। पृथ्वी के ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है, ठीक है। तो सिलिकॉन होगा, कार्बन होगा, सोडियम होगा और क्लोरीन होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो सिलिकॉन होगा, ये पृथ्वी में आपको 27% आपको भूपर्वती में मिलता है आपको, तो ये आप भूलेंगे नहीं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मूल तत्व है, ठीक है, पृथ्वी पर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करना है। कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोचा जा सकता है, ठीक है। तो किससे खरोचोगे कांच पे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। हीरा को जो होता है ना, आप कांच को काटने के लिए प्रयोग करते हो, वो भी ठीक है, ठीक है। तो एक तो आपका हीरा इज द राइट आंसर, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, कांच पे उत्कीर्ण या फिर खरोचा जा सकता है हीरे से या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ध्यान में रखना। एक्वारिजिया नहीं होगा, इसमें गलाने के लिए सोना वगैरह का प्रयोग होता है, H2SO4 का भी सेम काम है। लेकिन यहाँ पे हीरे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोनों का उपयोग क्या होता है, तो हीरे को खरोचना, सॉरी, कांच को खरोचना या फिर उसके किसी प्रकार का आकृति को उत्कीर्ण करने में इसका प्रयोग हो जाता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का कांच पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, पता ही होगा आपको, ठीक है, भूलना मत। एक्वारिजिया की बात करेंगे, उसमें सोना और प्लेटिनियम को घोलने में उसका प्रयोग होता है, ठीक है, जिसको अम्लराज भी कहते हैं। अब बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बताना है कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा की गई, जिसे रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। निम्न में उस टीम में कौन सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसमें फाइमन नहीं शामिल थे, SW क्रोटो थे, RF कर्ल थे, और IR इस्माइले थे, ठीक है। तो इनको 1996 में नोबेल पुरस्कार दी गई थी। कार्बन का तीसरा अपरूप कौन है, तो एक तो जानते हैं कि हीरा है, और दूसरा आपका कोयला है। एक जो है तीसरा अपरूप की बात करेंगे, तो ध्यान रखना उसका नाम है फुलेरीन। क्या नाम है, फुलेरीन। इसकी खोज किसने की थी, तो क्रोटो ने, कर्ल ने और स्माइले ने, ठीक है। इसमें फैमन शामिल नहीं थे। कब इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो 1996 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। गन अल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। अल्कोहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब गन्ने के रस से शीरा बनाकर जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल ही ठीक है। बाकी अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यह आपका गलत है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक,
बिल्कुल। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए, एथनॉल बन जाता है ना, जिसको E20 हम लोग करते हैं, अभी हमारे गाड़ी में भी तो डाला जाता है ना E20। तो ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है, मिस्टेक। माइक्रोप्लाज्मा एवं मिथेनोजोन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से क्या समानता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, तो ध्यान रखना इसमें अवायवीय श्वसन की उपस्थिति। ठीक है, ध्यान में रखना। तो माइक्रोप्लाज्मा और मेथोजोन बैक्टीरिया दोनों ही अवायवीय जीव है, यानी वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए, इसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम के रूप में काम करता है। मतलब इसमें इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए, जैसे मनुष्य की होती है। तो जिसको जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको वायवीय कहते हैं। ठीक है, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जिनको चाहिए, इसको वायवीय ये होता है अवायवीय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं चाहिए। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर है अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि राइबोसोम को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और बात करेंगे प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER कहते हैं, पर स्थित राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत जहां भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है, ठीक है, में कौन सा एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है? सुंदर प्रश्न है, तो ध्यान रखना इसका होता है स्तंभाकार। ठीक है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। एक महिला व नाद है, किंतु उसका पति व नाद नहीं है। उसके उसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुत्र व नाद है, किंतु पुत्री व नाद नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चले, वर्णाधाता का मतलब होता है कलन वर्णलेस होता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, तो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, तो उसके वजह से पुत्री जो होती है वह नाद नहीं हो सकती, पुत्र ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स गुणसूत्र जो होता है, ध्यान में रखना, वो मुख्यतः महिला वर्ण, देखिए यहाँ पे आप समझिए इसको, वर्णाधाता लिंग संलग्न अप्रभावी सेक्स लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, महिला वर्णाद है, अर्थात उसके पास दोनों एक्स गुणसूत्र पर दोषपूर्ण जीन है। पति सामान्य है, पति क्या है? तो XY है। ठीक है, पुत्र को एक्स माँ से और वाई पिता से मिलेगा। ठीक है, तब जाके पुत्र जो क्या होगा, वर्णाद हो जाएगा, वो कलर मिलानिस्ट होगा। लेकिन महिला क्या होती है ना, महिला के पास एक्स होता है और हस्बैंड से भी एक्स मिलेगा, तो इसमें पुत्री पैदा होगी। तो एक्स एक्स से यहाँ पे पुत्री जब पैदा होगी, तब पुत्री और नाद नहीं होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। प्राकृतिक चयनवाद के अनुसार वातावरण के अनुकूल एवं ताकतवर जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। शेष जीव मर जाते हैं। इससे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है, जिसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। प्रकृति के इस चयन को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जीवन संघर्ष। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखना, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है अपना वर्तिक्राग। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कई बार ये। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मुख्यतः मिलेंगे। तो पहला स्थान है। वर्ष 2025 में संपूर्ण क्रांति आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई 2025 में? तो ध्यान रखना 50वीं थी। कब शुरुआत हुई थी? 1975 में शुरुआत हुई थी, जयप्रकाश नारायण जी के, ठीक है, लीडरशिप में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करंट का क्वेश्चन है, बताइए। तो ध्यान में रखना अशोक कुमार जी को बनाया गया है। बिहार राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर क्या है? अप्सरा मिश्रा बनी है। ठीक है, बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान में रखना, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर नवीन कुमार आर्या को बनाया गया है। इंपोर्टेंट है, पिछड़ा वर्ग आयोग भूलेंगे नहीं। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को हथियार के लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर क्या है? असम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्र है, ध्यान में आपको रखना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो विक्रम प्रखंड है, कहां पड़ता है? तो पता ही आपको, पटना में पड़ता है। चलिए आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग अपने विचार रखते हैं।
और 93 नंबर प्रश्नों को जरा देखिए एक बार फिर से। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक इसकी की स्थापना की। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो सारे ही कथन की बात करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। भारत ने रचनात्मक इसकी की स्थापना की, ये भी ठीक है। अब भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, वो भी ठीक है। ठीक है, वेब शिखर सम्मेलन था। वेब्स का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप हमें कमेंट करके इसका फुल फॉर्म को बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या अब आ गया, हम लोग 94 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 94 क्वेश्चन, जो कि इधर आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका बिहार इज द राइट आंसर। ठीक है, जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग होती भारत और किस देश के बीच हाल ही में सैन्य अभ्यास हुआ है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो किसके साथ हुआ है? जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग होती भारत का किसी भी देश के साथ सैन्य अभ्यास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट रक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ठीक है। ठीक है, 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। बताना कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला ही कथन सही है, क्योंकि भारत का स्थान तीसरा नहीं है। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा तो नहीं है इसमें। ठीक है, हालांकि दिया नहीं है, एक बार आप इसको चेक कर लेना भारत का स्थान कौन सा। आई थिंक चौथा होगा, क्योंकि यूएसए पहले नंबर पे है। ठीक है, रसिया और चाइना के बाद ही भारत का स्थान होगा। एक बार इसको चेक करना। बाकी सिपडी का रिपोर्ट जो है तो मुख्यतः, ठीक है, मतलब सैन्य पावर को लेके ही ये आती है। केंद्रीय बजट 25-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूल रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। बताना कौन सा कथन सही है। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन चयन करना है। ईएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट है, ये तो ठीक है। ये कॉम्पैक्ट कैपेटिव निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर, ये भी ठीक है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए ईएस ईएस मनार विकसित करने की तैनात करना, ये भी ठीक है। मतलब कोई भी कथन जो है आपका गलत नहीं है, सारे ही कथन आपके सही है। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया? ठीक है, दो बार रिपीट है, तो ध्यान में रखना। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वो कौन था? तो ध्यान रखना, हरिविजय सूरी जो था, ध्यान रखना, जैन थे और इसका अकबर बहुत सम्मान किया करता था, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इनको जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी, ध्यान में रखना, अकबर के द्वारा। इंपोर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो ध्यान रखना कहां पे लाई गई थी? तो इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजा में, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में। तो इसका सही उत्तर क्या है? अलाई दरवाजा में। निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना कब हुआ था? तो 1311 में इसका निर्माण हुआ था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत स्मारक तो नहीं बने, लेकिन अलाई दरवाजा बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये कुतुब परिसर के, ध्यान में रखना, या कुतुब मीनार में आप जाओगे तो उसका जो प्रवेश द्वार जो है अलाई दरवाजा ही कहा जाता है। तो वहीं पे ये स्थित है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण। ठीक है, तो इसी तरह हमने सेट 1 का डिस्कशन करा दिया। और आपके साथ जल्दी मैं प्रयास करूंगा सेट 2 लेकर भी आने की। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो में।